नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिजनेस सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको पाचन तंत्र से संबंधित पार्ट 6 जिसमें कि अग्नाशय पैंक्रियास का अध्ययन कराएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे YouTube वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं डॉक्टर त्रिलोक चंद सांगेल आप सबके सामने उपस्थित हूँ आज पैंक्रियास पढ़ाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पैंक्रियास अग्नाशय है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके विषय में एक चीज बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखिए कि इससे संबंधित प्रश्न आपसे जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये ध्यान रखिए कि दूसरी, जिसे सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि भी आप कहते हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसे आप दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी बड़ी ग्रंथि जिसे कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसे दूसरी बड़ी ग्रंथि क्यों कहा है मैंने। पहली बड़ी ग्रंथि जो होती है आपके पास यकृत होती है, लीवर होती है। इसी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है आपके पास पैंक्रियास होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। दूसरा आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो पैंक्रियास होती है वो एक मिश्रित टाइप की ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि इसे कहते हैं, मिक्स ग्लैंड इसे कहा जाता है। ये ध्यान रखिए। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है। ये ध्यान रखिए कि इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बाह्य और अंतःस्रावी, बाह्य और अंतःस्रावी दोनों रूप से कार्य करती है। ध्यान रखिए कि आपकी जो भी शरीर में उपस्थित ग्रंथियां होती है वो सारी ग्रंथियां आपके केवल एंडोक्राइन की तरह कार्य करती है। एक ग्रंथि है जो आपके बाह्य और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, जिसे कि आप जनरली एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कहते हैं। तो ये जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन इसी कारण से इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो मिश्रित ग्रंथि है बाह्यस्रावी की जो बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो जो बाह्य ग्रंथि के रूप में कार्य करती है तो ये आपके अग्नाशय रस, अग्नाशय रस जिसे कि पैंक्रियाटिक जूस भी कहा जाता है, उसका स्त्राव करने का कार्य करती है। उसके बाद बात करूं कि एंडोक्राइन के रूप में जब ये कार्य करती है, तो एंडोक्राइन के रूप में जब ये कार्य करती है तो जो पैंक्रियास आपके पास जो अग्नाशय है, वो अग्नाशय की जो स्ट्रक्चर आपको होती है वो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके पास होती है। तो इसके जो अग्नाशय की यहाँ जो आपके पास में अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में बहुत सारे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसे कि आप लैंगरहैंस का द्वीप भी कहते हैं, जिसे कि आप लैंगरहैंस का द्वीप भी कहते हैं। ये लैंगरहैंस का द्वीप जो होता है, ये लैंगरहैंस का द्वीप जो कि पैंक्रियास के अंदर होता है, ये लैंगरहैंस का द्वीप जो होता है, इस लैंगरहैंस के द्वीप के अंदर ही आपकी दो सेल्स पाई जाती है। जनरली 3 सेल्स होती है। तीसरी जो सेल्स होती है उसका कार्य थोड़ा डिफरेंट होता है। 3 प्रकार की सेल्स होती है, जिसे आप अल्फा सेल्स कहते हैं, बीटा सेल्स कहते हैं, गामा डेल्टा सेल्स कहते हैं। ये ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से आपके एंडोक्राइन के रूप में कार्य करती है। अब हम इससे संबंधित विस्तार से आपसे अध्ययन करना चाहते हैं। तो विस्तार से इससे संबंधित मैं आपको अध्ययन कराना चाहूँ तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अग्नाशय रस की। अग्नाशय रस की मैं बात करूँ तो अग्नाशय रस जो होता है एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। इस चीज को ध्यान रखिए कि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जो अग्नाशय है, अग्नाशय एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, जैसे कि आप एल्कलाइन फ्लूइड भी कहते हैं। इसका जो पीएच होती है 7.5 से लेकर के 8.3 के समथिंग इसकी पीएच होती है। अग्नाशय रस से संबंधित दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो अग्नाशय रस होता है उसमें 98% वाटर होता है, जल उपस्थित होता है, और 2% जो होते हैं वो इसके अंदर सॉल्ट उपस्थित होते हैं। ये ध्यान रखिए कि 2% लवण और 98% जल इसमें उपस्थित होता है। वैसे इससे संबंधित प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता। अग्नाशय रस से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें जो द्रव होता है वो क्षारीय होता है, मीडियम होता है, जिसकी पीएच जो होती है वो 7.5 से 8.3 होती है। इसके बाद मैं बात करूं कि जो आपके अग्नाशय रस होता है, वो अग्नाशय रस आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पाचन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। इस कारण से इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए कि आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका अग्नाशय रस होता है वो अग्नाशय रस एक पूर्ण पाचक रस होता है। ये पूर्ण पाचक रस क्यों है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों का
डाइजेशन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें जो अग्नाशय रस में जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि अग्नाशय रस में आपके 5 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। जो 5 एंजाइम उपस्थित होते हैं उस एंजाइमों में आपके पास एक ट्रिप्सिन होता है, एक आपके पास माल्टेज होता है, एक आपके पास कार्बोक्सीपेप्टाइड्स होता है, एक आपके पास एमाइलेज होता है, जो 5वां एंजाइम ट्रिप्सिन, माल्टेज, कार्बोहाइड्रेट। जो अग्नाशय रस होता है, अग्नाशय रस में आपके 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो 5 प्रकार के एंजाइम होते हैं आपके पास ट्रिप्सिन होता है, माल्टेज होता है, कार्बोक्सीपेप्टाइड्स होता है, एमाइलेज होता है और एक लाइपेज होता है। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों के पाचन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो इन तीनों के पाचन में मुख्य भूमिका कैसे निभाता है, तो ध्यान रखिए कि जो माल्टेज और एमाइलेज है, जो माल्टेज और एमाइलेज है ये आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जो ट्रिप्सिन होता है आपके प्रोटीन का पाचन करता है, जो लाइपेज होता है आपके वसा का पाचन करता है। तो आपसे इससे संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि वसा का पाचन करने में कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिए लाइपेज जो है आपकी मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्रोटीन का पाचन करने में ट्रिप्सिन मुख्य भूमिका निभाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट में जनरली एमाइलेज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि जो एमाइलेज होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद मैं बात करूं कि जो एंडोथेलियम था आपके बाह्य स्रावी के रूप में जब ये कार्य करता है, बाह्य स्रावी के रूप में कार्य करने पर ये अग्नाशय रस स्रावित करता है। तो अग्नाशय रस से संबंधित ये आपके प्रश्न थे। उसके बाद मैं बात करूं अंतःस्रावी एंडोक्राइन के रूप में कार्य करता है। एंडोक्राइन के रूप में 3 प्रकार की सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। जो 3 सेल्स होती है जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जैसे मैंने आपको बताया लैंगरहैंस का द्वीप जिसे आप कहते हैं। तो लैंगरहैंस का द्वीप जो है उसमें 3 प्रकार की सेल्स आपके पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो जो अल्फा, बीटा और डेल्टा जो होती है इन तीनों सेल्स से आपके मुख्य हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जैसे जो अल्फा सेल्स आपके होती है, ये अल्फा सेल्स आपके ग्लूकेगॉन, जिसे ग्लूकेगॉन कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि ग्लूकेगॉन आपके स्रावित हार्मोन जो आपके स्रावित करती है, ये ध्यान रखिएगा ग्लूकेगॉन हार्मोन ये स्रावित करती है। ये ध्यान रखिए कि इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो अल्फा सेल्स होती है कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो ग्लूकेगॉन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा संबंध आपसे इससे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ग्लूकेगॉन है, तो ग्लूकेगॉन आपकी डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे आप मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज ध्यान रखिए मधुमेह जो होता है, ये आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि मधुमेह को उत्पन्न करने में मुख्य भूमिका कौन निभाता है। तो इस संबंधित प्रश्न से इससे संबंधित जो कंफ्यूजन दिमाग में पैदा होता है, वो दिमाग में पैदा होता है कि मधुमेह से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो मधुमेह आपके अल्फा और बीटा दोनों ही सेल्स करती है। ये ध्यान रखिए कि इन दोनों में टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपके जो ग्लूकेगॉन होता है ये मधुमेह, डायबिटीज इंसिपिडस जिसे आप कहते हैं, जिसे कि आप डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये ध्यान रखिए जो ग्लूकेगॉन है डायबिटीज इंसिपिडस करवाता है। उसके बाद ध्यान रखिए कि ग्लूकेगॉन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये आपके शरीर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का जो काम होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मुख्यतः क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होता है आपके ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जो कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज की कमी होती है, तो ग्लूकोज की कमी होने पर ये ग्लाइकोजन आपके शरीर से टूटता है, ग्लूकोज आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो अल्फा सेल्स से संबंधित आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करूं बीटा सेल्स जो होती है, तो बीटा सेल्स होती है ये आपके इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। ये ध्यान रखिए कि इंसुलिन हार्मोन जो होता है कि डायबिटीज, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इससे संबंधित बीमारी जो होती है तो डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पे करती है। ये ध्यान रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस, जैसे मधुमेह डायबिटीज को कहते हैं, तो डायबिटीज मेलाइटस जो है इससे संबंधित बीमारी करती है। उसके बाद मैं बात करूं कि ये आपके शरीर में, जब आपके शरीर में जो ग्लूकेगॉन था, वो ग्लूकेगॉन आपके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है तब आपके ग्लूकेगॉन काम करता है, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, जबकि आपके डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है।
तो ये ध्यान रखिए कि शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तब आपके इंसुलिन हार्मोन काम करता है। तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि बीटा सेल्स होती है आपके इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, क्योंकि आपके डायबिटीज मेलिटस मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी डेल्टा सेल्स होती हैं, ये डेल्टा सेल्स जो होती है आपकी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित करती है। ये ध्यान रखिए कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इससे संबंधित ये डेल्टा सेल्स जो होती है जनरल किताबों के अंदर इसका नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि डेल्टा सेल्स का काम इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये दोनों आपके पैंक्रियाटिक हार्मोन को स्रावित करने का काम करती है, वहीं पर ये आपके डेल्टा सेल्स जो होती है ये पैंक्रियाटिक हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करती है। इनहिबिट का मतलब होता है कि रोकने का काम करती है। ये ध्यान रखिए डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जिसको आप कभी-कभी ग्रोथ हार्मोन भी कह देते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कह देते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि पैंक्रियाटिक जो हार्मोन्स होते हैं इसके ग्लूकेगॉन इंसुलिन है, तो पैंक्रियाटिक हार्मोन को इनहिबिट मतलब रोकने का भी काम करती है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर मैं इसका आपको ब्रीफ रूप से अध्ययन कराना चाहूँ तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न ही पूछे जाते हैं। जो आपके अग्नाशय होती है, अग्नाशय आपके पास सबसे पहले ध्यान रखिए कि अग्नाशय आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मैं दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी कह रहा हूँ कि जो प्रथम होती है, प्रथम आपके पास यकृत होती है, लीवर होती है। याद रखिए कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो कि मिश्रित टाइप की होती है। तो मिश्रित टाइप की जो ग्रंथि होती है जिसे आप मिक्स ग्लैंड कहते हैं, तो मिक्स ग्लैंड आपके शरीर में पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है जो कि आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। मिक्स ग्लैंड इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। बाह्य स्रावी के रूप में आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि बाह्य स्रावी से संबंधित या आपके अग्नाशय रस, जिसे आप अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो स्रावित करती है। ये ध्यान रखिए कि अग्नाशय रस जो होता है इससे संबंधित हमने आपको बताया कि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि एक क्षारीय द्रव होता है जिसका कि पीएच जो होता है वो आपके 7.5 से 8.3 से होता है और 5 प्रकार के एंजाइम निकालते हैं जिसके हमने आपको बता चुके हैं। और मिश्रित ग्रंथि कहा गया है क्योंकि एंडोक्राइन के रूप में आपके इंसुलिन ग्लूकेगॉन निकालता है। इससे संबंधित आपसे यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे था हमारा पाचन तंत्र से संबंधित पार्ट 6। थैंक यू, धन्यवाद।